तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और जो मैंने मटेरियल्स, जो मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताई है, अगर आपने फॉलो कर ली तो बिलीव मी, मेरी गारंटी है कि फिजिक्स के एग्जाम में आप मिनिमम 90 प्लस आप आराम से ला सकते हो। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आ रखे हैं, सब के सब कभी ना कभी एग्जाम में एक ना एक बार आए ही हैं। अगर आप इन 7 चैप्टर्स को कर लेते हो तो आप मिनिमम आराम से आप 38 से 40 मार्क्स ला सकते हो। हेलो भाई, इसके हालचाल उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्लास 12 की फिजिक्स के पूरे सिलेबस को अगले 4 से 5 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं लग रहा होगा कि भैया क्या फालतू की बकवास है, इतना सारा सिलेबस और इतने कम टाइम में हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। कर सकते हो, सही प्लानिंग और सही स्ट्रेटजी के साथ आप कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे रिसोर्स लाया हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे मटेरियल्स लाया हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए, एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए गए। टेंशन मत लो, इस वीडियो को मैंने हर तरह के बच्चे के लिए बनाया है, चाहे आप एक ऐसे भाई बहन हो जिनका सिलेबस 0 से 40% हुआ है, जिसने कुछ भी नहीं करा या जिसने बहुत कम करा है। वो चाहते हैं कि भैया कम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, कम टाइम में हम मैक्सिमम चैप्टर्स कर पाए। आपके लिए वीडियो मैंने बताई है। अगर आप एक ऐसे भाई बहन हो मेरे जिसका सिलेबस पूरा हो रखा है, ठीक है, जिसने 1 से 2 बार कंप्लीट कर रखा है चैप्टर, उसको बस रिवीजन करना है, उसको परफेक्ट रिवीजन की स्ट्रेटजी चाहिए कि हम कैसे कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कर पाए, आपके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है। बस आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है। टाइम बहुत कम है हमारे पास, टाइम हमारे पास बहुत कम है। और फिजिक्स के पहले बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फिजिकल का एग्जाम भी होने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमें कम टाइम में सारे चैप्टर्स करने हैं। तो इसलिए जो परफेक्ट स्ट्रेटजी है रिवीजन की, जो हमारी जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है, हमें वो फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है कि जो मैंने अपने टाइम में फॉलो करी थी, मैं आपको वो बता सकता हूँ। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से कि मैं क्या करता था कि जो चैप्टर्स मैंने अच्छे से कर रखे हैं ऑलरेडी, जो मैंने अपने से आराम से 1 से 2 बार कर रखे थे पहले, उसके लिए मैं वन शॉट वगैरह नहीं देखा करता था। मैं सीधा क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस किया करता था। इसका मतलब क्या है भैया कि भाई आपके एग्जाम में क्या आएंगे, वन शॉट आएगा, आपके एग्जाम में क्या आएगा, वीडियो आएगी नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो सीधा क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करो। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि भाई आज मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करनी है, तो सीधा आप क्वेश्चन पे जाओ। कौन से क्वेश्चन पे? एनसीईआरटी की क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यही हमारा पॉइंट है, यहां से वीडियो हमारी शुरू होती है कि पहला पॉइंट फिजिक्स के में अगर हमें 95 चाहिए तो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन, एनएसक्यू। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि हम हर साल बच्चों को एनएसक्यू देते हैं, तो इस बार भी वीडियो में मैं आपको एनएसक्यू देने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो कि पिछले 5 से 6 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं या फिर जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एनएसक्यू देने वाला हूं। क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एनएसक्यू क्वेश्चन। फिजिक्स एक ऐसा एग्जाम है जहां बच्चे बड़ी बड़ी बुक, मोटी मोटी बुक, रेफरेंस बुक सब कर लेते हैं, सब हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, पर एनसीईआरटी नहीं करते। और यही सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अब क्या एनसीईआरटी के में सारे क्वेश्चन करने नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो इसलिए जो मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, इनको तो आपको हरगिज किसी भी हाल में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। चाहे आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने सिलेबस कर रखा है, चाहे आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि अभी शुरू कर रहा है या जिसको पहली बार रिवाइज चैप्टर करना है, तो ये इन चैप्टर्स के इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ना मत, प्लीज करके जाना। ठीक है, जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 है तो सॉल्व एग्जांपल 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, एक्सरसाइज में 1.3, 1.4, 1.6। तो ऐसे मैंने हर चैप्टर वाइज मैंने आपकी पूरी बना दी है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 रे ऑप्टिक्स, चैप्टर 10 एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर्स, पूरे चैप्टर की मैंने बना दिए। ठीक है, इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर मैं अलग से भी कुछ 3-4 दिन में मैं कुछ बहुत तगड़ी चीज लाने वाला हूं जो कि टेलीग्राम पे सिर्फ मैं अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो ये पीडीएफ है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा। भागो मत, पहले पूरी वीडियो देख लो ध्यान से। ठीक है, ये बात होगी आपके एनएसक्यू की। इसके बाद हर साल जो आपके, अगर मैं पिछले 10 साल के 2014 से 2024 के पेपर को जो मैंने एनालाइज करा, आपके लिए बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ पाया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के जो कि हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन है हर चैप्टर से जो कि ऑलमोस्ट हर साल में या हर 2 साल में रिपीट होते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो समझ आ गया, पर ये चेकलिस्ट क्या है? तो क्या होता है यार कि मैंने आपका एक पूरा पैकेज बनाया, ठीक है, उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए। मैं सीधा आपको दिखा देता हूं, बकवास क्यों कर रहा हूं, क्या मतलब बकवास नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने आपका पूरा ये रहा क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्चुअल एंड डेरिवेशन बेस्ड। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, भागो मत, ध्यान से देखो, थोड़ा सांस लो, ध्यान से सुनो। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें लास्ट 10 ईयर्स के वो क्वेश्चन हैं जो कि या तो डायरेक्ट पेपर में उठ के आए। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आ रखे हैं, सब के सब कभी ना कभी एग्जाम में एक ना एक बार आए ही हैं।
तो ये वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये वो क्वेश्चन है जो कि कंसेप्चुअल और डेरिवेशन बेस्ड है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मतलब कि जिनको जो पिछले 3 साल से जिनका जो लेवल बढ़ चुका है, जिनका लेवल जो बढ़ चुका है, वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड करें, और साथ ही में डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये एक तरह से ये चेकलिस्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन तो करना ही है साथ में। मान लो कि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, मान लो कि 21 को आपका एग्जाम है और 20 तारीख को रात को आप बैठे हो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या कल के एग्जाम में मैं फोड़ के आ सकता हूं, तो आपको इस क्वेश्चन को चेकलिस्ट करना है कि क्या मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है, स्टेट गॉस थ्योरम, क्या मेरे को ये क्वेश्चन आता है, अच्छा आता है, मेरे को टिक मार दिया मैंने। क्या मेरे को डेराइव वन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेरिवेशन है इनफाइनाइट चार्ज में, क्या मेरे को आती है, टिक मार दिया। तो जब आप टिक मार दोगे ना हर एक क्वेश्चन को, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, और ज्यादा नहीं है, हर चैप्टर में 3, हर चैप्टर में 4, 5 क्वेश्चन, इन सब पे अगर आपने टिक मार दिया एग्जाम से पहले वाली रात, इसका मतलब कि आपको वो चैप्टर अच्छे से आता है, आपको वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इट्स लाइक अ कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक समझा देता हूं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड सॉल्व अ सर्किट बोस्ट। अब देखो मैंने प्रॉब्लम दी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि भाई किरचॉफ्स लॉ है, उसकी डेफिनेशन बताऊं, और उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन दे देगा, सॉल्व अ सर्किट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि भाई सॉल्व करो किरचॉफ्स लॉ से। अब ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 10 साल में मतलब कम से कम 5 से 6 बार आपके आ चुका है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपका डराइव द रिलेशन V = IR, मतलब ओम्स लॉ है, इसके थ्रू आपको डेरिवेशन निकालनी है, 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन ही। ठीक है, इसके अलावा देखो अब अलग से मैंने न्यूमेरिकल भी लिखा है, इसमें मैंने इतना अलग से मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि मैंने न्यूमेरिकल को अलग से मेंशन कर रखा है कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो एक तो किरचॉफ्स लॉ के ऊपर आई गई, वो मैंने यहाँ बता रखा है, इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर भी आपकी जो न्यूमेरिकल्स है प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे मैंने चैप्टर वाइज दे रखा है। इसके भी जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम पे और हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपका। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब क्या होता है, ये तो हमारा हो गया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, हमारा जो हो गया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अब भैया न्यूमेरिकल जो है हमारे, वो भी उसका भी बहुत ज्यादा वेटेज है ना। हमारे जो एग्जाम जो है 70 मार्क्स का होता है, तो 70 में से 15 से 20 मार्क्स के हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। 15 से 20 मार्क्स के जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो या तो डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में आते हैं। एमसीक्यू में आ गया, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन में आ गया। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए 2 तरीके हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास 2 तरीके हैं न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के लिए। पहला तरीका कि जो मैंने आपको एनएसक्यू दिया है ना, ये जो मैंने आपको एनएसक्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप जो ये देखोगे पीडीएफ, ये एनएसक्यू वाली एनसीईआरटी वाली, तो इसमें जो आपको दे रखा है ना सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज, तो यहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड हैं। और खासकर एनसीईआरटी जो सीबीएसई में जो पेपर में आते हैं, उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जो एग्जांपल्स है फिजिक्स के, वो एज इट इज उठ के आ गए। एज इट इज जो आपकी बुक में दे रखा है एग्जांपल, वो एज इट इज आपके एग्जाम में उठ के न्यूमेरिकल आ चुका है। तो इसलिए जो मैंने बोला है कि एनएसक्यू को अच्छे से करके जाना, यहां से न्यूमेरिकल्स भी उठ के आ सकता है एज इट इज। ठीक है, इसके अलावा भी ये तो हो गया आपके इसके एनएसक्यू। इसके अलावा भी न्यूमेरिकल्स की मैंने एक अलग से एक पीडीएफ बना दी है, उस पीडीएफ को मैं दोबारा आपको अपलोड कर दूंगा। उस पीडीएफ से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अलग से भी कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स चाहिए तो। ठीक है, लास्ट में 4th स्टेप जो है आपका, ये 3rd स्टेप हो गया। 4th स्ट्रेटजी क्या है, 4th स्टेप स्ट्रेटजी कि सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज। तो सैंपल पेपर्स अगर आपके पास हैं तो कम से कम 2-3 तो निकाल के चले जाना, मतलब जब आपका एग्जाम है 21 तारीख को, उससे पहले ट्राई करना कि 2 से 3 आप निकाल लो। ठीक है, ताकि आपका एक बढ़िया सी आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको पता चल जाए कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, उसका आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी कुछ भी नहीं हुआ है या फिर जिनका सिलेबस बहुत कम हुआ है, उन्हें कैसे तैयारी करनी है। तो बेटा आपको इन 7 चैप्टर्स को, ठीक है, आपको इन 7 चैप्टर्स को कम से कम करके जाना है। ये 7 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो, ये किनके लिए, जिनका सिलेबस 0 से 40% है। ठीक है, अगर आप इन 7 चैप्टर्स को कर लेते हो तो आप मिनिमम आराम से आप 38 से 40 मार्क्स ला सकते हो। अब सोचिए, देखो जस्ट इमेजिन 70 नंबर का पेपर होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है, 70 में से अगर आप 40 मार्क्स सिर्फ 7 चैप्टर्स को करके लिया तो कितनी बड़ी बात होगी। और ये 7 चैप्टर्स ना बहुत आसान है, बहुत ईजी चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 7 मार्क्स का आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी 9 मार्क्स का आएगा, और इसमें क्या आएगा मैंने बता भी दिया, किरचॉफ्स लॉ, V = IR, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब कि सेमीकंडक्टर आपका 7 मार्क्स का आएगा, इसलिए केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आपका EM वेव्स 3 मार्क्स का आएगा, एक आपका न्यूमेरिकल या फिर एक छोटी सी 1 मार्क की एमसीक्यू आ सकती है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन आपका 8 मार्क्स का आएगा। एटम्स, न्यूक्लियाई, ये मिलकर आपके 4 मार्क्स चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इन 7 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आप 38 से 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और इसमें से जो ये लास्ट के 4 चैप्टर है ना, ये जो लास्ट के 4 चैप्टर है, EM वेव्स, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये तो सीधा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि यहां से जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं, जो पिछले कई सालों में आ रखे वही उठ के रिपीट होते हैं। अगर आपने हर चैप्टर को 2-3 घंटा भी दे दिया, हर एक चैप्टर को 2 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, तब भी आप इनमें फुल मार्क्स ला सकते हो।
तो अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है या फिर आपका बहुत कम सिलेबस हुआ है तो डरने की बात नहीं है, अभी भी तुम कर सकते हो। बस तुम्हें मेहनत की जरूरत है, बस तुम्हें हार्डवर्क की जरूरत है। तुम्हें उतना पढ़ना पड़ेगा जितना तुमने अब तक लाइफ में कभी नहीं पढ़ा है, और तुम कर सकते हो। बस तुम्हें वो कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, करना कैसे यार वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है कि हाँ तुम कर सकते हो। ठीक है, तो इन चैप्टर्स का अगर आप लोग चाहो तो इन चैप्टर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, 1 2 3 ओके ग्रेट। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स के बारे में कि मान लो एग्जाम से 2-3 दिन पहले हमें किन पे फोकस करना है, या फिर एग्जाम के दिन हमें क्या फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, हाउ टू राइट एन आंसर। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए किसी भी क्वेश्चन में तो कैसे हमें आंसर लिखना है। ठीक है, पहली चीज, ऑलवेज अंडरलाइन की पॉइंट्स एंड फॉर्मुलास। ये बात का ध्यान रखना कि भले इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा करके आए हो, तुमने कितना पढ़ाई करी है, तुम एग्जाम में जो अटेम्प्ट करके आओगे तुम्हें नंबर उसकी मिलेंगे। जो एग्जामिनर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है उसे नहीं पता कि तुम टॉपर हो, तुम एवरेज हो, या तुम कितना तुम्हें कुछ नहीं आता। जो तुम आंसर लिख के आओगे ना वो उसके बेसिस पे तेरे को जज करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है भाई, जो भी क्वेश्चन हमें लिखना है ना, जो भी आंसर लिखेंगे तो हमें हर की पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जो भी फॉर्मुला है उसको अंडरलाइन कर लो छोटा सा बस। ठीक है, बहुत मतलब कुछ भी टाइम लगेगा नहीं, बट इसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा जो एग्जामिनर है। इसके अलावा यूज डायग्राम्स एंड ग्राफ्स वेरेवर पॉसिबल, जहां भी पॉसिबल हो वहां पे डायग्राम या ग्राफ्स में आके आ जाना। ठीक है, बहुत छोटा सा काम है। इसके अलावा कीप आंसर्स टू द पॉइंट। अच्छा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो ना बातों को घुमा फिरा के लिखते हैं, है ना। पूछा आपसे है a+b का होल स्क्वायर, आप लिख रहे हो कुछ और। मतलब मेरा पॉइंट कहने का ये है कि आप जो आंसर्स हैं उसको टू द पॉइंट और कंसाइज लिखो, फालतू की बात नहीं लिखनी है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर वैसे ही थोड़ा सा लेंदी होता है। तो जितना टू द पॉइंट हम लिखेंगे उतना हम टाइम सेव करेंगे और हम अगले क्वेश्चन में बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत से बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारा जो एग्जाम है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता, हमारा जो एग्जाम्स है वो छूट जाता है। और ये ऐसा हुआ है बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, पिछले 2 साल में जो पेपर काफी टफ आया है, पेपर को थोड़ा सा लेंदी आया था तो उनका पेपर छूट गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके लिए क्या करना आपको कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप 2-3 सैंपल पेपर निकाल लो ताकि आपको आइडिया लग जाए। इसके अलावा आपको जब पेपर आप अटेंड करो तो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करना है। ठीक है, आपको जो 5 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले बड़े क्वेश्चन नहीं करने, पहले आप छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करो। एमसीक्यू कर सकते हो या फिर 2-3 मार्क्स वाले कर सकते हो, ताकि आप फटाफट, क्योंकि वो क्वेश्चन आसान होते हैं तो आप उनको जल्दी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लास्ट के 10 मिनट आपको रिवीजन के लिए बचा के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर फिजिक्स और मैथ जैसे सब्जेक्ट में, खासकर फिजिक्स और मैथ जैसे सब्जेक्ट में, कि आपको 10 मिनट बचा के रखने हैं ताकि आप चेक कर पाओ कि कोई आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई आपने फॉर्मुला गलत तो नहीं लिख दिया है, कोई आपने डेरिवेशन में कोई गलत तो डेराइव नहीं कर दिया है, या फिर कोई आपने जो आपने कैलकुलेशन करी न्यूमेरिकल में कोई उसमें गलती तो नहीं कर दी है। तो इसलिए लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं आपको एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट बचा के रखना कैसे भी, ताकि आप एक बार चेक कर पाओ कि पेपर में कोई आपसे गलती तो नहीं हुई है, ताकि आप उसको ठीक कर पाओ वहीं पे। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स के लिए ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। न्यूमेरिकल्स के लिए हमेशा आपको ये 3 चीज मेंशन करनी है। गिवन डेटा, जो भी आपको डेटा दिया है उसको लिख देना एक बार, गिवन ये दे रखा है। उसके अलावा फॉर्मुला जो भी यूज करा है उसको आपको मेंशन करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो है जो कि देखते हैं, जो कि जेई वगैरह या नीट में भी है, ठीक, वो मतलब तैयारी कर रहे हैं उसकी भी, तो वो क्या है, वो क्वेश्चन के आंसर तो निकाल लेंगे, मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर तो निकाल लोगे, पर वो तरीका जो है ना वो अलग है। मतलब कॉम्पिटिटिव वाला में, सीबीएसई में आपको मेंशन करना होता है कि आपने कैसे निकाला है, आपको कौन सा फॉर्मुला यूज करा है आपने, इसके अलावा आपने कैसे डेराइव किया, तो आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसलिए जो फॉर्मुला आपने यूज करा है वहाँ पे आपको फॉर्मुला लिख देना कि मैंने फॉर्मुला लिखा है, और ट्राई करना तो उसको एक बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, जो भी आप फॉर्मुला लिखो उसको एक बॉक्स में बंद कर देना। इसके अलावा जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसके यूनिट लिखना मत भूलना। ये मतलब ये इतनी छोटी सी मिस्टेक है, पर ये कई बार बच्चे कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत सिली मिस्टेक है कि हमारे कई बार दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, कि जो भी आंसर आया उसके हम लोग यूनिट जो है वो हम लोग लिखना भूल जाते हैं, तो यूनिट का हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट के 2 से 3 दिन में, ठीक है, लास्ट के 2 to 3 डेज में आपको कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इग्नोरिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड डेरिवेशन। एग्जाम्पल हमें नहीं छोड़ के जाने हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, बच्चे एस चांद मतलब बड़ी बड़ी बुक कर लेते हैं, पर जो एनसीईआरटी की जो बेसिक एग्जाम्पल है बच्चे वो भूल जाते हैं। तो हमें एनसीईआरटी की जो एग्जांपल्स हैं और डेरिवेशन है वो हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। एटलीस्ट जो मैंने एनएसक्यू दे रखे हैं, जो मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन मार्क कर दिए, एटलीस्ट वो तो करके चले जाओ। पूरे अगर नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मैंने दे रखे हैं एटलीस्ट वो एग्जांपल आपको करके जाने हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नॉट प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स इनफ। कुछ बच्चे होते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं करते, तो ये गलती मत करना। जो न्यूमेरिकल्स है कम से कम अब भले बेसिक लेवल की करो, बट कुछ ना कुछ आप करके आपको जाना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है ना, वो है आपका कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्क्स। ये आपको ध्यान रखनी है कि ये आपका कोई जेई या कोई नीट का एग्जाम नहीं है कि जहां पे आप अगर आंसर गलत लिख के आते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट करके आना है हर एक क्वेश्चन, भले आपको आता है या फिर नहीं आता है, आपको अटेम्प्ट कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओ। देखो सिंपल सी बात है, अगर तू छोड़ के आ रहा है कोई क्वेश्चन, तू अगर छोड़ के आ रहा है तो वहां पे देखो 0 मार्क्स मिलेंगे वैसे भी। इससे अच्छा है कुछ अटेम्प्ट करके आ जाना, क्या पता आधे मार्क्स मिल जाए, क्या पता देखो कोई फॉर्मुला है, तूने फॉर्मुला लिख के आ गया, उसके तेरे को 1 मार्क्स मिल जाए, आधे मार्क्स मिल जाए।
माई पॉइंट इज कि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपको मार्क्स मिलेंगे और उससे हमारी पूरी परसेंटेज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी। ठीक है, मुझसे कोई गलती होगी यार तो माफ कर देना। ठीक है और हाँ, आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए, मैं अगर आप चाहते हो कि ये सेम वीडियो ऐसे ही सेम वीडियो मैं केमिस्ट्री और फिजिकल और मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए बनाऊं, मतलब जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बनाऊं, तो इस वीडियो पे यार लाइक कर देना। ठीक है, हम एम करते हैं 10K लाइक्स का। मुझे पता है कि हमारा बहुत छोटा सा चैनल है, बट देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो पे अगर 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट जो है फिजिकल, केमिस्ट्री और बाकी जो है मैं उनके लिए भी ऐसी वीडियो ला दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको जो और भी कुछ चाहिए वो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।